नाइन्थ साइंस के 5 चैप्टर का 5.2 टॉपिक है बुक का। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। अब इस प्रश्न का हमको उत्तर चाहिए। तो यदि हम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हर कोशिका में कम से कम ये 3 चीज़ें तो होती हैं। एक होती है प्लाज्मा झिल्ली, इसको भी समझेंगे। दूसरा क्या होता है, केंद्रक। और तीसरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य। ये कोशिकांग कहला गए। कोशिका के जो अंग होते हैं जिनसे कोशिका मिलके बनती है उनको क्या कहते हैं, कोशिकांग। तो क्या क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब यहाँ पर हमारे पास जो अगला टॉपिक है ये है 5.2.1। इसमें हम प्लाज्मा झिल्ली या इसी का नाम क्या है, कोशिका झिल्ली, इसको समझेंगे। तो यह है कोशिका का सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी आवरण से अलग करता है। जैसे हमारे शरीर में बाहर की चमड़ी होती है, तो चमड़ी जो है और जो बाहर की हवा है और अंदर की संरचना है, उन दोनों को क्या करती, अलग। अंदर वाली चीज को बाहर नहीं आने देती है, बाहर वाली चीज को अंदर नहीं आने देती है बिना परमिशन के। परमिशन देता है जब दिमाग तो फिर वो काम करता भी है। ठीक है। अब प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने देती है। कुछ पदार्थ उससे अंदर जा सकते हैं और कुछ पदार्थ उससे बाहर आ सकते हैं। ठीक है। ये अन्य पदार्थों के गति को भी रोकती है। यदि कोई दूसरा पदार्थ इसके अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो उसको क्या करेगी, रोक देगी। ठीक है। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यहाँ वर्णात्मक का मतलब ये है कि जो वो चयन करती है, जो वो चूज करेगी वही चीज अंदर जाएगी। पारगम्य का मतलब जिसके आर पार कोई चीज जा सकती है। तो आर पार तो जा सकती है कोई चीज, लेकिन वो कैसी होती है, वर्णात्मक। मतलब उसका वो वर्ण करती है, चयन करती है, तभी पदार्थ उसके अंदर आता है या फिर जाता है। अब कुछ पदार्थ का मतलब क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण करते हैं। और विसरण हम पढ़ चुके थे कि जब पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण। जैसे अगरबत्ती को आप जलाते हो तो उसकी गंध जो है अगरबत्ती से दूर वातावरण में फैलती है, क्योंकि अगरबत्ती के पास गंध की सांद्रता कैसी है, अधिक, और दूर कैसी है, कम। इसी तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिका के अंदर ज़्यादा हो गई और बाहर कम हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से कहाँ चली जाएगी, बाहर। अब ऑक्सीजन है, यदि अंदर ऑक्सीजन कम है बाहर ज़्यादा है तो बाहर से ऑक्सीजन कहाँ आ गई, अंदर। इस तरह से ये जो प्रक्रिया होती है ये किसमें, बाहर के कोशिका झिल्ली से हो जाती है। ठीक है। अब कुछ पदार्थ का मतलब, जैसे यहाँ पर ये कुछ पदार्थ में CO2 एक अपशिष्ट है। अपशिष्ट का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जब श्वसन होता है, माने कार्बोहाइड्रेट जलता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब वो हमारे लिए अपशिष्ट है, बेकार का पदार्थ है, इसलिए उसका क्या करता है, निष्कासन होना आवश्यक है। तो कोशिका के अंदर उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, अधिक, है ना। अब कोशिका के बाहर CO2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम, जिससे CO2 कोशिका के अंदर से कहाँ की ओर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये कोशिका के ये बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और O2 बाहर की सांद्रता अधिक रहती है तो जो ऑक्सीजन है वो बाहर से कहाँ आ जाता है, अंदर आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो कहना चाहिए कोशिका झिल्ली है वो गैसों के आदान प्रदान में भी कार्य करती है। आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। ठीक है। इसी तरह जल के अणु भी, यदि जल के अणु होते हैं झिल्ली के बाहर या झिल्ली के अंदर, तब वो भी वर्णात्मक होता है, कौन सा अंदर आएगा पदार्थ, कौन सा नहीं आएगा। तो जब जल के अणुओं की गति होती है पारगम्य झिल्ली से तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण। इसमें जल निकलता है, वो अधिक सांद्रता से
माने कम सांद्रता से कहाँ की ओर जाता है, अधिक की ओर। किसके अणु जाएंगे, जल के। ठीक है, जैसे मान लो किशमिश को पानी में डालोगे तो इसके अंदर पानी क्या है, कम है, और बाहर की ओर पानी क्या है, अधिक है। इसका मतलब यह है कि जहां पानी कम है उसकी सांद्रता कैसी है, अधिक। इसकी सांद्रता अधिक है, इधर सांद्रता क्या है, कम। तो इस पारगम्य झिल्ली से, जो बाहर का आवरण ये झिल्ली कहला गया, इसके पारगम्य झिल्ली से जल कहाँ जाता है, कम सांद्रण से कहाँ की ओर जाता है, अधिक सांद्रण की ओर। ठीक है, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन कहाँ रहेगा। यदि आप किशमिश लिए हो तो गाढ़ा द्रव कहाँ है, किशमिश के अंदर, और पतला कहाँ है, बाहर। माने किशमिश के अंदर सांद्रता कैसी, अधिक, और बाहर क्या है, कम। तो जब जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पारगम्य झिल्ली से जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, परासरण। ठीक है, तो परासरण हो गया। तो परासरण के द्वारा जल जो है एक बाहर से कहाँ की ओर चला जाता है, अंदर, या अंदर से कहाँ की ओर आ सकता है, बाहर की। अब यहाँ पर ये है कि मान लो एक जंतु कोशिका है जो जीवों में पाई जा रही है, जैसे जानवर हो गए, इंसान हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, और ये जो पादप कोशिका है जो पौधों की है, इसको यदि हम शक्कर के विलयन में डाल दें या नमक के विलयन में डाल दें तो क्या होगा। ठीक है, तो विलियन ऐसा मान लेते हैं कि एक तनु विलियन है, सांद्र विलियन है, ऐसा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कोशिका को हम कैसे डाल रहे हैं, तनु विलियन में। तनु विलियन का मतलब ये है कि जिसमें शक्कर और नमक की मात्रा कम है और जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो ये परासरण विधि होगी। ठीक है, जब परासरण विधि होगी तो जो जल है वो अंदर चला जाएगा, कोशिका के कहाँ जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, अल्प परासरणी दाब। माने बहुत जल नहीं जाएगा, थोड़ी मात्रा में जाता है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, अल्प परासरण दाबी विलयन। तो जब जल अंदर चला जाएगा कोशिका के, तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूलने लगेगी, है ना। जब उसके अंदर जल जाएगा तो कोशिका फूलने लगेगी। अब हम अगली बात करते हैं कि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो। माने जितनी सांद्रता कोशिका के अंदर है उतनी ही कोशिका के बाहर है। ठीक है, जिस माने विलयन की है, तो क्या होगा, तब इसमें कोई भी पदार्थ या जल के अणु इधर उधर गति नहीं करेंगे। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, समपरासरी विलयन। क्या कहलाएंगे, समपरासरी विलयन में। तो क्या होगा इसमें कि यदि कोशिका की सांद्रता और जल की सांद्रता क्या है, समान है, इसलिए इसमें बोला सम, तो परासरण की क्रिया नहीं होगी, जल के अणु गति नहीं करेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समपरासरी विलयन। ठीक है, या फिर आते जाते भी हैं तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन उसकी माप में कोई परिवर्तन, जो शुरू में था उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला कंडीशन का हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि कोशिका के बाहर का विलयन का घोल अधिक सांद्र है ना, तो कोशिका कैसी है, कम सांद्र वाली, और विलयन कैसा है, अधिक सांद्र वाला, तो जल के अणु कहाँ से कहाँ की ओर जाएंगे, कम सांद्र से जाते, हाँ, माने कोशिका से कहाँ आ जाएंगे, बाहर। जब बाहर आ जाएंगे तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, अति परासरण दावी विलयन। कैसे हो गए, अति परासरण दावी विलयन कहला गया। ठीक है, और इस कंडीशन में कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो यही है, जैसे मान के चलो कि यदि आप क्या कहना चाहिए, आप किशमिश को पानी में डालोगे तो पानी उसके अंदर चला जाता है और किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। और मान के चलो कि हमारे पास अंगूर है, अंगूर को हम यदि नमक में डाल दें, नमक के घोल में, तो क्या होगा, यदि गाढ़े घोल में डाल दिए तो सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उसका जो पानी है अंगूर का वो कहाँ आ जाएगा, नमक की ओर, माने कम सांद्र से कहाँ की ओर आ जाएगा, अधिक। तो ये कैसा कहलाएगा,
अति पराशरणदाबी, वो क्या कहलाएगा? अति पराशरणदाबी। और यदि हम ऐसा विलयन डाले कि कुछ ना हो, हाँ, अंगूर को पानी में ही डाल दिए, न सिकुड़े न फूले, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? समपराशरी। ठीक है, तो इस तरह से ये, तो यहाँ पर सूखी किशमिश वाला बता दिया या खुबानी बता दिया, ये सभी सूखे मेवे जो होते हैं यदि इसको पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। ठीक है, सांद्र घोल में डालोगे तो और क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। तो जितने भी एक कोशीय अलवणीय जलीय जीव होते हैं, अलवणीय का मतलब होता है जिसमें नमक न मिला हो, जैसे समुद्र का जो जल है वो लवणीय कहलाता है, और जो तालाब का है, हैंडपंप का है, झीलों का है, ये क्या कहलाया? अलवणीय जल कहला गया ना। तो इसमें जो पादप कोशिकाएं होती हैं पराशरण द्वारा जल का क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। जैसे पौधे हैं अपने मूल से माने जड़ से जल का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो ये किस क्रिया द्वारा कर रहे हैं? पराशरण द्वारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो जड़ जड़ के बाहर जल है वो कैसा है? वो अधिक सांद्र है ना, अधिक सांद्र है। और अंदर क्या हो जाएगा? कम सांद्र हो जाएगा जल। तो जल जो है, जल के अणु कहाँ से कहाँ की ओर जाएंगे? कम सांद्र से अधिक सांद्र की। हाँ, तो बाहर ना कम कहला गया, बाहर कम कहलाया, अंदर क्या कहलाया? अधिक कहला गया। इस तरह से ये चलते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा झिल्ली को हम ऐसे नहीं देख सकते, इसको किससे देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, अब इसका काम भी है कुछ, ये जो कोशिका झिल्ली है वो लचीली होती है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका बाह्य पर्यावरण में अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। जब हम बाहर के पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अमीबा भी अपना भोजन इसी तरह से ग्रहण करता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा ग्रहण करता है। अब यहाँ देखो, जैसे CO2, यहाँ प्रश्न है CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका में कैसे अंदर या बाहर जाते हैं? तो कोशिका की ये कोशिका है, कोशिका के अंदर यहाँ पर जो है CO2 की मात्रा क्या हो गई? अधिक, और बाहर क्या हो गई? कम। तो ये विसरण के कारण जाता है। क्या हो रहा है इसमें? विसरण। विसरण के कारण पदार्थ अधिक सांद्रता से कहाँ की ओर चला गया? कम सांद्रता की ओर। अब पानी कैसे जाता है, अंदर बाहर कैसे होता है? तो पानी जो होता है वो किसके द्वारा जाता है? परासरण के द्वारा, है ना। पानी यदि बाहर है तो किस में होगा? कम सांद्रता में। अधिक क्या, या अधिक सांद्रता में हो गया, तो पानी कम से कहाँ की ओर जाता है? अधिक की ओर। पारगम्य झिल्ली से, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? परासरण। तो जब जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं तो परासरण कहला गया। अब कोई भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाए तो वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो CO2 का आना जाना किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। और जल का आना जाना किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा। अब यहाँ प्लाज्मा झिल्ली के वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कुछ पदार्थों को, जो चयनित पदार्थ हैं, उन्हीं को अंदर जाने देती है या बाहर जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं जाने देती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं।